तो बजट जिस तरीके का रहा उस पर रिएक्शन भी आ रही हैं। बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग माना जा सकता है कि सभी इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं, कम से कम इस नजर से ही सही कि बजट में जो उम्मीदें की जा रही थी उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ क्रेडाई के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह पचार जी हैं, हमारे साथ संजय कौशिक जी हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए बेरोजगार संघ से हमारे साथ उपेन यादव हैं, और हमारे साथ कर्मचारी नेता यश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। उपेन, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में, देश में दूसरे नंबर पर बेरोजगारी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा तो की, साथ में बजट के भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो कैलेंडर है कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां कराई जाएंगी। क्या इसको ये माना जाए कि रोजगार को कम करने के लिए मुख्यमंत्री का फोकस मनरेगा में बढ़ाना, शहरी इंदिरा गांधी शहरी योजना को लागू करना, उसमें 100 दिन का रोजगार शहरों में भी मुहैया कराना, क्या बेरोजगारी को खत्म करने की तरफ फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? देखो, 1 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है, 1 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा की है, लेकिन आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए। 1 लाख का स्पष्टीकरण नहीं आया कौन सी विभाग में कितने पदों पे ये वैकेंसी आएगी। 62,000 के लिए कहा, क्या 62,000 वो 1 लाख में शामिल है? आपने एंटी चीटिंग सेल की घोषणा की है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। यदि अलग से है 62,000 के अलग से 1 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है तो स्वागत है, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन सवाल उठ रहा है, पिछले बजट की 2100 पदों पर जैन भर्ती की घोषणा की गई थी, टेक्निकल हेल्पर भर्ती की घोषणा की अभी तक नहीं आई। 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती लंबित है, नर्सिंग भर्ती लंबित है। पहले लंबित भर्तियां उनका क्या होगा? पेपर लीक, फर्जीवाड़ा, उसके लिए क्या सिस्टम स्थापित किया जाएगा? युवा बेरोजगार अपनी बात कहां रखेगा? और बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, 1 लाख में वो भी ले जाएंगे। राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता कब मिलेगी? कानून कब लाया जाएगा? तो तमाम सवालों का घेरा अभी भी बना हुआ है। और जो हमसे समझौता आज के दिन ही यानी कि 23 फरवरी 2021 को रात 12:30 बजे 2 मंत्रियों ने समझौता किया था, वो अधूरा 1 साल हो चुका। आज पहली एनिवर्सरी है उसकी। लखनऊ से आए थे, वो वादे अधूरे। तो हालांकि कल विधानसभा हम घेराव करें, युवाओं में आक्रोश है, वो वादे पूरे करने होंगे। हालांकि बजट में अच्छी घोषणा है, स्वागत हो गया है। जहां अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, लेकिन पहले वाले वादे भी पूरे करने होंगे। लंबित भर्तियां भी पूरी करनी होगी। जो घोषणा की है वो समयबद्ध कैसे होगी, उसका खाका तैयार करना होगा, सिस्टम मजबूत स्थापित करना होगा। ऐसा नहीं प्राइवेट लोग लगाते पेपर लीक हो जाए, रीट वाले रोते रहे सीबीआई की जांच नहीं हो। आज सीबीआई की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जैन का डिग्री का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का, एसआई का आज तक पता नहीं चला। गिरोह को खत्म करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी, और जो राजनेता है उनको बेनकाब करना है। एसओजी खत्म कर रहा है इस वक्त। और आपने जहां तक कठोर कानून की बात की, ये बजट था उपेन, बजट सेशन अभी चल रहा है और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस सेशन के अंदर, इस बजट सेशन के अंदर उस कठोर कानून को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसका इंतजार करना चाहिए। अभी नहीं, इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष किया था। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी को सुझाव मैंने ही सौंपा था और उन्होंने स्वागत किया था, सुझाव का अच्छी बात बताई थी। लेकिन बात ऐसी है कि हमने 1 लाख की घोषणा कर दी, क्या खाका तैयार किया, कैसे करा पाएंगे? या तो प्रश्नों का विवाद हो जाता है, कोर्ट में अटक जाती है, या एग्जाम नहीं हो पाता, परिणाम नहीं आ पाता, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। 2013 से लंबित है, तो उन भर्तियों को पहले वाली को निपटाए, अपने वादे पूरे करें, लेकिन समझौते के। आज हमें फिर विधानसभा घेराव करने की कल आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम सड़कों पे उतर रहे हैं? घोषणा अच्छी है 1 लाख की, अच्छी बात है, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन पहले वाली भर्तियों को क्या होगा? इन्हें गिरोह को क्या होगा? सीबीआई जांच का क्या होगा? हमारे साथ कर्मचारी नेता यश प्रताप जी, जिस तरीके से घोषणाएं आज की गई, कर्मचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं से क्या कर्मचारी वर्ग संतुष्ट है या आपको लग रहा है कि कुछ और घोषणाएं होनी चाहिए थी? क्योंकि उम्मीदों का कोई अंत नहीं होता। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पुरानी पेंशन स्कीम वापस लागू होगी। और ये न्यू पेंशन स्कीम पूरे हिंदुस्तान में इसकी विरोध चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से गहलोत सरकार ने आज पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, उसके लिए मैं तहे दिल से कर्मचारियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा, जो ग्रे पीरियड की जो लड़ाई थी उसके अंदर भी उन्होंने संशोधन किया है, उसके लिए भी हम कर्मचारी की तरफ से उनको धन्यवाद देंगे। क्योंकि कर्मचारी की जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसके तहत अभी नए के अंदर तो ये हो रहा था कि बुढ़ापे में कितनी, जब वो रिटायर होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, क्या क्या लाभ मिलेंगे, या लाभ भी मिलेंगे या ना मिलेंगे। लेकिन जब ये वापस घोषणा हो गई कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, तो अब कर्मचारी बड़ा संतुष्ट है, बड़ा खुश है। तो मैं सभी कर्मचारी साथियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रफीक खान जी, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी जुड़ चुके हैं।
रामपाल जाट जी, क्योंकि कृषि बजट पहली बार राजस्थान में अलग से पेश किया गया, कसौटी पर खरा उतर पाया? ब्रजेंद्र सोलंकी साहब, पहली बार कृषि बजट पेश करना ये साहसिक और स्वागत योग्य कदम है, किंतु हमारी जो अपेक्षाएं थी कि किसान की आय बढ़ाने वाला होगा ये बजट, वो नहीं है। हमारी जो अपेक्षाएं थी वो ऋण मुक्ति और पूरे दाम दोनों इसमें नहीं है, चर्चा ही नहीं है। इसलिए हम तो चाहते थे कि किसान को उसकी उपजों के दाम मिले जिससे वो स्वाभिमान से जीवन जिए, उसका हाथ लेने की मुद्रा में नहीं रहे, देने की मुद्रा में रहे। वो बजट पूरा नहीं करता इस भावना को। हम तो कहना चाहेंगे कि ये अच्छा प्रयास होते हुए भी परिणाम अपेक्षित नहीं है। जवाब दूं था, इसलिए हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तो समय है उनके पास, इसलिए इसको ठीक करें। और हमने जो कहा था एक बात कि भाई किसानों को उनकी उपजों को कम दामों में बेचने को विवश नहीं होना पड़े, इसके लिए 5 लाख टन का गोदाम बनाओ प्रत्येक पंचायत में। उन्होंने घोषणा की 1 लाख टन का गोदाम ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बनाया जाएगा। ये तो योजना पहले से ही है, घोषणा तो करी, बट तो की होई गुन रहो और ये सेंटर में तो कुछ होई गुन रहो। ठीक बात, ये जो योजना है ये हमारे काम की नहीं है। सेंटर में तो फर्टिलाइजर के ऊपर पहली बार इतिहास में सब्सिडी, यदि हम उसमें गिरवी रख कर कटौती कर दी, ऋण लेने की बात करें 2007 के एक्ट के अनुसार बिना ब्याज ऋण लेने की बात करें तो वो उसको पूरा नहीं करता। इसलिए और ये तो उनको बिना पैसे बनाना था, इसमें पैसे लगी नहीं रहे थे। साहब, आपको स्वागत करना चाहिए अभी पहली बार देश के अंदर एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि किसानों के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया। तो इसका स्वागत पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और आप कह रहे हो कि हमारे नहीं ये कह रहे हैं, मैंने ये कहा ये स्वागत योग्य और साहसिक कदम है, किंतु हमारी जो अपेक्षा है, तो आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। मैं बता दूं रवि खान जी, 1 मिनट बस। लेकिन रामपाल जी, ये भी तो आप मानेंगे ना कि जो घोषणाएं की गई हैं वो किसानों के लिए की गई हैं। कृषि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं वो किसी और के लिए तो है नहीं सर, राजस्थान के किसानों के लिए है, और राजस्थान के किसानों को ही फायदा होगा उससे। हमने शुरू से कहा बजट की दिशा होनी चाहिए कृषि में स्वावलंबन, गांव में स्वायत्तता जी। ये जो है हम चाहते थे गांव में बीज, खाद, कीटनाशी इसको तैयार करने की तकनीकी का प्रशिक्षण हर गांव बनता, ग्राम पंचायत बनती, वो इसमें नहीं है। इसलिए ये जो मेरे को ये खर्चा रहित खेती उसकी दिशा में, लेकिन मुझे लगता है कि बजट को लेकर थोड़ा नकारात्मक है सर आप। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीदों का कोई अंत नहीं। मैं कुछ घोषणाएं गिना रहा हूं सर। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया गया, 35,000 किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान है, 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज किट वितरण की जाएगी, 60,000 किसानों को कृषि संयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान है, टिड्डी हमला रोकने के लिए 1,000 ड्रोन खरीदे जाएंगे, मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान किया जाएगा, सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ का अनुदान है, 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सर ये कहीं और के थोड़ी ना है, ये राजस्थान के ही तो किसान हैं। इतनी बड़ी सब्सिडी, ये जो रूटीन की चीजें हैं वो सब इसमें है जी। रूटीन से हटकर जो हमें अपेक्षा थी, हमें अपेक्षा ये थी कि ये बजट रूटीन से हटकर जी किसानों के लिए आएगा, जिसमें किसानों की आय की सुनिश्चितता होगी, उसका स्वाभिमान के साथ उसको आय मिलेगी। सरकार अभी तक नहीं 2022 में जी रही है। लेकिन रफीक खान जी, वाकई में राजस्थान एक नजीर पेश की कि अलग से कृषि बजट को लेकर आए। देखिए उम्मीदों का अंत भी नहीं होता और उम्मीदें कभी खत्म भी नहीं होती, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही हैं हो सकता है अगले बजट में उनको पूरा करने की मुख्यमंत्री कोशिश करे। वर्तमान स्थिति में जो कृषि बजट आया, क्या आपको लगता है कि वो राजस्थान के किसान को एक कदम कम से कम ऊपर लेकर जाएगा? एक कदम नहीं, किसान दौड़ेगा। ये एक नई नजीर सेट करी है। ये तो ये बात कर रहे हैं कि गोदामों की स्थापना होनी चाहिए थी और 5 लाख की नहीं हुई, 1 लाख की। अरे 1 लाख की हुई तो सही भाई, नहीं तो 0/0 हो रहा था। केंद्र सरकार ने तो फर्टिलाइजर पे पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी सरकार ने फर्टिलाइजर की सब्सिडी पे कटौती करी तो केंद्र सरकार ने अभी इस साल करी। और यहाँ सुनो, मैं तुलनात्मक बात करो, आप तुलनात्मक बात करो कि पूरे देश के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और कृषि के लिए, किसानों के लिए अलग से प्रोविजन किया। बिजली कनेक्शन का मसला हो, सोलर पंप का मसला हो, बीज का मसला हो,
रोजगार आय बढ़ाने का अवसर हर मिलेगा, चीज के अंदर आगे से आगे नहीं दिया। और यहाँ ये तक जो कि अवसर है, कृषि मंडियों देना को चाहिए था। जमीनें फ्री में हमारी मिलने का अपेक्षा थी announcement कर दिया। कि हमने तो एक शब्द इससे की कही, बढ़कर बात एक शब्द और बदलने मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते एक थे। शब्द बदलने वैधानिक अधिकार मिल जाएगा किसानों को उनकी उपजों का दाम प्राप्ति के, वो भी नहीं हुआ। इसलिए जो हमने कहा, लेकिन सर इनको अंदाजा नहीं है कि एमएसपी कौन अंदाजा डिसाइड आपको करता नहीं है, है कि मुझे नहीं है, इसलिए आप इसको रहने एमएसपी दो। कौन डिसाइड लेकिन करता रहने है दो। ये अंदाजा नहीं है। रामपाल जाट जी, मुख्यमंत्री जी आप का अपना बात कर अंदाजा रहे हैं। देखो, रामपाल जाट जी। आपका अंदाजा मुख्यमंत्री आपके हिसाब से हो सकता है। जो बात आपको केंद्र सरकार से मांग करनी ठीक है, चाहिए, ठीक है, वो बात आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है रफीकांत जी, क्योंकि रामपाल जाट जी एक अंक लड़िए नहीं, हम एक बजट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। रामपाल जाट जी, अच्छा ठीक है, रामपाल जाट जी दोनों रुकिए सर जी, दोनों रुकिए। लेकिन रामपाल जाट जी, दो चीज तो गिनाई है जो अच्छी हो। मैं अच्छी गिना रहा हूँ। दूध के 2 रुपए के 5 रुपए किए, अच्छा कदम कर दियो। है। इसी ढंग से दूसरा जो कदम उन्होंने कहा जी। कि गांव में बिना भूमि रूपांतरण के लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं, ये अच्छी घोषणा है, लेकिन इसमें अधूरापन है। इसी को उनको करना चाहिए था। प्रत्येक गांव को घोषित करते औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते, तो जो औद्योगिक क्षेत्र को लाभ मिलता है जी। तो गांव को मिलता है। हो सकता है अगली बार हो जाए सर, अभी जो हुआ उसकी बात करें। अधूरी बात है अजी, ये पूरी नहीं करती। इंडस्ट्रियल क्षेत्र की घोषणा हुई है, इनको पता ही नहीं है। मैं अभी किताब खोल के दिखा सकता हूँ। इंडस्ट्रियल एरियो की घोषणा हुई है, नयों की इंडस्ट्रियल एरियो की घोषणा हुई है। वो 33 औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया लगे हैं। गांव औद्योगिक क्षेत्र रफीकांत जी वो अलग है सर, वो 33 इंडस्ट्रियल एरिया वो अलग है। जो इंडस्ट्री की बात की गई है वो अलग है। नहीं, हम कह रहे हैं प्रत्येक गांव औद्योगिक क्षेत्र घोषित होता, ये हमारी डिमांड थी। प्रत्येक गांव औद्योगिक क्षेत्र ठीक है सर, वापस आएंगे, बाकियों को जोड़ लेते हैं। राजेंद्र जी, सर क्रेडाई इस बजट को किस नजर से देखती है? क्रेडाई इस बजट को बहुत ही अच्छे नज़र से देखती है कि इस बजट को किसान बजट बोला गया है। ये बात हकीकत सही है कि किसानों के लिए पोटली खोली गई है और हमारे लिए भी, टूरिज्म के लिए भी पोटली खोली गई है और क्रेडाई के लिए और बिल्डर एसोसिएशन के लिए भी ये इसकी पोटली खोली गई है। जो मांगे हमारे द्वारा की गई थी उनका लगभग सबका निस्तारण किया गया है। लाइक स्टैम्प ड्यूटी में हम लोगों ने रिलैक्सेशन मांगे थे, उन्होंने उसको भी उस पर मद्देनजर रखा है। डीएलसी दरें हमारी कम करी गई है। जो 2000 गज तक के प्लॉट हैं उन पे 5%, उसका 10%, यूँ करके 15% डीएलसी दरें कम की गई है। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा और स्पेशली जो हमारे वीकर सेक्शन के मकान बन रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग बन रही है, उस पर इसका बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। उन्होंने एमएनएसटी स्कीम को भी आगे कंटिन्यू किया है, उसका भी सरकार को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। यूँ करके अगर देखा जाए रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा बजट कहलाएगा। हमारा मुख्यमंत्री साहब से आग्रह है कि जैसे उन्होंने टूरिज्म को एक पूर्ण इंडस्ट्रियल का दर्जा दे दिया है जो 1989 से लंबित था। 1989 से टिल डेट तक ये पूर्ण, अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया था कि इंडस्ट्री का दर्जा इसको दिया जाए, लेकिन इन्होंने इस बजट में इसकी पूर्ण घोषणा कर दी। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका राजस्थान का टूरिज्म बहुत ही प्रफुल्लित होगा और हमको जो कई सालों से प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हमको इसका एडवांटेज मिलेगा। हम यही चीज़ हम चाहेंगे कि हमारा रियल इस्टेट भी को भी इस टूरिज्म के मार्फत ही इनको भी इंडस्ट्री स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री भी, ये भी एक इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें भी लेबर ओरिएंटेड वर्क है, इसमें भी बहुत बड़ा पैसा आता है, बाहर से पैसा आता है, तो इसको भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन संजय जी सर एक बार सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इस बजट में क्या वो सारी उम्मीदें खरा उतर पाई जिनकी उम्मीद की जा रही थी? क्योंकि रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी को सीधा किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने 1000 करोड़ का बजट किया। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो 2 साल में पर्यटन पीछे गया उसको आगे लाने में जो 1000 करोड़ रुपए का है उनका सही तरीके इस्तेमाल हो जाए, वो चीज़ें अलग होगी। दूसरा, उन्होंने जो एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया टूरिज्म को, जो बहुत लंबित थी, पुरानी एक मांग थी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स हैं और जो सरकार के जो टैक्सेस होते हैं और जो रिबेट्स होती हैं उनमें पर्यटन को फायदा मिलेगा, जिससे बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि राजस्थान की लाइफलाइन है टूरिज्म, और मुझे लगता है कि ये जो एक अच्छी घोषणा है इसका बहुत बड़ा स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा, उन्होंने बांसवाड़ा में नया क्षेत्र डेवलप करने की 500 पर्यटन मित्रों की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी घोषणा है।
और सबसे बड़ी चीज मैं चाहता हूं कि जो 1000 करोड़ रुपए जो घोषित हुए हैं, इनको वाइफ्रिकेशन करके कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की तारीख में है वो प्रचार प्रसार पर खर्च होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने चाहिए। और जो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, लोक कलाकार हैं, छोटे गाइड हैं, जो टैक्सी वाले हैं, उनको इनमें से कुछ ऐसा अच्छा लाभ मिले तो एक पर्यटन वापस अपनी पटरी पर। का बजट उन्होंने इसी पे दिया है, इस 1000 करोड़ में से। तो वो तो सर दिया, लेकिन अब जब तक वो क्या जमीनी धरातल पर उसकी घोषणाएं नहीं हो जाए, पूरा एकदम बाइफ्रिकेशन नहीं हो जाए, तब तक लगता है अभी फिलहाल मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी घोषणा है। और आने वाला जो एक साल जिसमें जो पर्यटन को बहुत जरूरत है, उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा मेरे ख्याल से। और स्पेशली रूरल टूरिज्म पर उन्होंने जो बात बहुत कहा है, रूरल टूरिज्म एक सार के रूप में आपको बजट के बारे में बताता हूँ कि इस बजट की खास बातें क्या हैं। सबसे पहली खास बात तो कि पहली बार हिंदुस्तान में, जैसा जाट साहब से बात हो रही थी अभी, किसानों के लिए एक बजट अलग से प्रस्तुत किया, एक नई परंपरा हुई और नई चीज की शुरुआत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश इसको अडॉप्ट करेगा। दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन की स्कीम है, यूपी में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी के गले में आ जाएगी, ये काम उनको भी करना पड़ेगा सूनर लेटर, और इसकी प्रेरणा अगर किसी से मिलेगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेगी। तीसरी बात, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना जब राजस्थान में लागू करी तो पूरे देश की एक सबसे बड़ी योजना बन गई और दूसरे स्टेट के एमएलए ने फोन करके पूछा, यार ये क्या चीज है, कैसे कर रहे हो, किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हो। 6 लाख लोगों को पहले साल में फायदा मिला, अब उसकी 5 लाख से लेकर के उसकी 10 लाख तक कर दिया उसको। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आपको जो अब तक जमीनों में एक बहुत बड़ा कैच आ रहा था, तो भू रूपांतरण चार्जेस माफ कर दिए गए। जो 3 साल की स्कीम थी उसको 5 साल पे ले गए। पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। तो मुख्यमंत्री ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एक सबसे इसी से जुड़ा सवाल, क्योंकि आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, सबसे खूबसूरती और बता दूं, 1 मिनट आयोग के अध्यक्ष क्या क्या मिला सर, बताता हूं जी। एक सबसे खूबसूरत बात आपको और बता दूं कि नरेगा जैसी योजना जिसका बजट केंद्र सरकार ने इस बार काट दिया, उसमें इन्होंने एक तो 125 रुपए से लेकर 125 बढ़ा दिए, प्लस उसको शहरों में भी लागू कर दिया, दिन बढ़ा दिया, और उसमें उस 125 दिन बढ़ा दिए, 25 दिन बढ़ा दिया और उसको शहरों में भी लागू कर दिया। तो जो शहरों में जो एक बेरोजगारी का माहौल था पिछले कुछ सालों में, आप अगर स्टडी करोगे और डाटा निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर बढ़ी तो शहरों में बढ़ी, तो इससे शहरों में राजस्थान में भी बढ़ी है सर। अगर आंकड़ा निकालेंगे, देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान जी भी हैं। रफीक खान जी, अगर अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए, इस बजट से उनको क्या क्या मिला है, क्योंकि बहुत सी मांगे थी, उन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी था, क्या वो पूरी हो पाई? देखिए, जहां तक खाली अल्पसंख्यक वर्ग की बात है तो बहुत सारे अलग अलग जिलों में आप देखोगे तो अनाउंसमेंट है कि बालिका छात्रावास और इस तरह के कई छात्रावास और कई एजुकेशन से रिलेटेड, मदरसों से रिलेटेड काफ़ी सारा अलग अलग ब्यौरा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खास बात है, जिसमें हर गरीब तबका प्रभावित है, 50 यूनिट बिजली की फ्री कर दी, 50 यूनिट फ्री कर दी, और 50 के साथ 150 यूनिट तक 3 रुपए की सब्सिडी कर दी, और 300 यूनिट तक 2 रुपए की सब्सिडी कर दी। तो हर घर में रिलीफ दे दिया। खाली ये 50 यूनिट की सब्सिडी का मतलब है कि हर आम आदमी के घर में, हर आदमी को, आपको, मेरे को, गरीब आदमी को, निचले तबके को, हर आदमी के बिजली के बिल में रिलीफ दे दिया। पूरे राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को एक बहुत बड़ी सौगात बिजली के रूप में मुख्यमंत्री जी ने दे दी जी। और ये ऐसी योजना बनी कि जिसके अंदर जो बहुत अरसे से, जैसे कोविड के समय ये बार बार डिमांड हो रही थी कि साहब बिजली का पैसा हमें मिलना चाहिए, बहुत तकलीफ में गुजरे हैं, तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री जी ने दिया जिससे हर घर का हर आदमी लाभान्वित हो गया जी। इससे बड़ा पुरस्कार मुख्यमंत्री और आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसा अभी अपन बात कर रहे थे चिरंजीवी योजना के लिए और नरेगा के लिए, और फिर मैंने आपको बताया कि नरेगा के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अब तक के बेरोजगारी बढ़ रही थी शहरों के अंदर, तो शहरों को भी कवर कर लिया इसके अंदर। शहरों के अंदर जो आम आदमी को रोजगार नहीं मिलता था उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी, सिटीज भी कवर हो गई। लेकिन सर मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। 2500 कंप्यूटर पैरा टीचर्स भर्ती, एक भी नियुक्ति नहीं। 6000 मदरसा शिक्षक सहायक भर्ती 2013 का परिणाम आज तक घोषित नहीं हुआ है।
2021-22 में तृतीय भाषा के लिए उर्दू शिक्षकों के 1000 पदों की घोषणा पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं कि इनका क्या होगा। मैं बताता हूं, मदरसा पैरा टीचर्स को 20% सभी शिक्षा कर्मियों को 20% की सैलरी का इंक्रीमेंट दे दिया। इसमें उम्मीद ये थी कि इसमें कुछ और रिलीफ मिलेगा, उसमें कम मिला और हम सब बैठ करके हमने ये भी सोचा कि इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से एक मिनट पूछना। इसमें हम सब ने ये बात भी करी कि अपन मुख्यमंत्री जी से फिर से मिलेंगे और जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो उनसे उम्मीद करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करें। 20% का इंक्रीमेंट किया, ये एक स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत अच्छा नहीं जो क्या है उसका तो स्वागत पूरा प्रदेश कर ही रहा है। उसमें हजार सीटों की बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी पर जिस तरीके से इस बजट का असर हुआ या कहें कि इस बजट पर बीजेपी जिस तरीके से रिएक्ट करी है, आपको सुनाते हैं सर, बयान सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस बजट को काली दुल्हन बताया है, जरा सुनिए। तो पॉपुलिस्टिक किस्म का बजट है। राजस्थान के लोगों को इससे कुछ बहुत हासिल होगा नहीं, लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। तो पॉपुलिस्टिक किस्म का बजट, राजस्थान के लोगों को इससे कुछ बहुत हासिल होगा नहीं, लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। और बयान देने के दौरान उन्होंने खुद अपने हाथ पर काली पट्टी भी बांध रखी है। लेकिन रफीक खान जी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस बयान पर थोड़ी सी आपत्ति है। मैं ये कहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महिलाओं का अपमान है। काली महिला, गोरी महिला देश की सभ्य महिला है, देश की महिला है। ऐसे कमेंट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं तो ये बहुत निंदनीय है। और मैं ये कह सकता हूं कि इनको इस बजट पे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला तो दुल्हन तक जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि हम बजट पर डिस्कशन करें। होटल व्यवसाय से हमारे साथ धीरेन्द्र राघव जी हैं। का आदमी उसकी रक्षा करना जानता है। ठीक, और ऐसे लोग आपको आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन में सबक सिखा देंगे। ठीक है सर, लेकिन हम बजट की बात करें। धीरेन्द्र, होटल इंडस्ट्री के लिए इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो जानते हैं घोषणाएं कुछ भी कर दो, क्रियान्वित हो या नहीं हो, जनता इसका कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय रफीक खान साहब बैठे हुए हैं, पिछली बार भी 1000 करोड़ रुपए पर्यटन के लिए दिए गए थे। मैं माननीय रफीक खान जी से निवेदन करूंगा, क्या सरकार के पास ऐसा कोई आयोग है जो पिछली 2021 की घोषणाएं या 2020 की घोषणाएं जो की गई है वो कितने प्रतिशत उस घोषणाओं को लक्ष्य हासिल हुए हैं? और हर बार कई बार का हम कह सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के कारण सरकार का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करता हूं कि राजस्थान की पर्यटन व्यवस्था, जो राजस्थान की जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए आपने जो 1000 करोड़ रुपए दिए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन माननीय रफीक खान जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये आपकी मेरी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि 1000 करोड़ रुपए अगर पूरे एक साल में खर्च कर दिए जाएं तो राजस्थान की पर्यटन व्यवस्था देश में सर्वोच्च होगी। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ तो इनके यहाँ हुआ, इनके साथ से मेरे सानिध्य में। बोलो हाँ के ना? नहीं हुआ हाँ के ना बोलो? हाँ हुआ किसके मार्गदर्शन में हुआ? आपके मार्गदर्शन में हुआ, मुख्यमंत्री जी के। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ। आदमी की जान बचाना प्राइमरी थी, प्रायोरिटी या लाइफ सेविंग की प्रायोरिटी थी। मैं उस बात से सहमत हूं। बजट घोषणा में अगर कोई बात रह जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार के ऊपर पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा संकट, और आप सबसे बड़े गवाह हो मेरे साथ में। 100 बार आपने फोन किया है, इसको वैक्सीनेशन चाहिए, इसको रेमडेसिविर चाहिए, इसको टोसिलिज्म चाहिए, और मैं वो आदमी था जो मुख्यमंत्री की ढाल बन के हर जगह वो पूर्ति करी हमने। जब ऐसी महामारी आगे निकल रहा है, बजट पर बात करें कि महामारी आती है राजेंद्र जी, तो प्रायोरिटी वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन राजेंद्र जी, होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जो बाकी औद्योगिक क्षेत्रों की जिक्र किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, आपको लग रहा है कि 1 साल के अंदर उनको एग्जीक्यूट करना मुमकिन, या फिर हम ये माने कि घोषणाएं हुई हैं, धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, जमीन पर उतारा जाएगा? पहले 500 करोड़ की जो घोषणाएं की गई थी, नेचुरली कोविड का पीरियड था,
घोषणाएं पूरा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं था। उन्होंने भरसक प्रयास इसके किए होंगे। हाँ, वो मैच्योरिटी में नहीं आ पाई तो उसके रीज़न क्लियर कट दिख रहे हैं। अब जो उसी का रीज़न जो आया है कि दोबारा 500 का बजट घोषणा में कहा गया है कि 500 की जगह मैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 1000 करोड़ का प्रोविजन करके चल रहा हूं, तो ये उनका सराहनीय कदम है। 1000 करोड़ एक दिन में खर्च हो भी नहीं सकते और एक मिनट रुपये और करना भी नहीं चाहिए। अगर एक साथ हम 1000 करोड़ को पूरे राजस्थान में बिखेर देंगे तो इससे हमारा पैसे का दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए जो अभी इन्होंने घोषणा की है भाई 400 करोड़ रुपया उन्होंने प्रसार के लिए बताया है, बाकी उन्होंने अलग अलग सर्किट के लिए बताया साहब, इसमें गोडवाड़ सर्किट है, धार्मिक सर्किट है, या जो भी प्रसार के माध्यम से या जो भी डेवलपमेंट किया जाएगा उनका सराहनीय कदम है। उससे नो डाउट हमारा टूरिज्म व्यवसाय बढ़ेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने रूरल टूरिज्म के ऊपर भी उन्होंने स्पेशली कहा है कि रूरल टूरिज्म के ऊपर अगर गांव में कोई आदमी अपनी यूनिट लगाता है तो उसको 100% स्टैंप ड्यूटी से एमएसएमई और अगर इंडस्ट्री की बात की जाए उनको बूस्टर डोज मिली है इस बजट। हाँ, 100% मिली। जैसे कि उन्होंने कहा है ना कि साहब जो स्टैंप ड्यूटी हमारी अब 100% छूट दे दी गई है कि गाँव में अगर कोई यूनिट लगाता है रूरल एरिया के लिए उन्होंने स्पेशली बजट घोषणा की है। उसके डिटेल अभी तक आए नहीं है, आ जाएंगे कि रूरल एरिया को कैसे प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने अलग अलग उनका होगा प्रोविजन, बट आज जो उन्होंने स्पेशली कहा है कि साहब 100% की छूट दी जाएगी, ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, ये कोई छोटा कदम नहीं है। क्योंकि स्कूल खोले जा रहे हैं, स्कूल के लिए अध्यापकों का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी भर्ती की जाएगी, अलग अलग सेक्टर में भर्तियों का जिक्र किया गया, 1 लाख भर्ती अलग से करने की बात की गई। ये सब बेरोजगारी तो लेंगे राजस्थान के ही लेंगे या फिर उन नियमों के आधार पे लेंगे जिनके आधार पर मिल सकती है? मिलना तो राजस्थान को ही है। देखो, घोषणा की है, स्वागत ही हो गया। मैं रफीक जी इन बातों का जवाब देंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, पिछले बजट में घोषणा हुई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, अभी तक बेरोजगार सोच रहा है कि मैं रीट की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड करूं, इनके पास खाका तैयार नहीं है। 3 साल बाद भर्ती उसको रद्द कर दिया, पेपर लीक हो गया, आज बेरोजगार रो रहा है। रीट की एग्जाम होगी, पात्रता होगी, सेकंड एग्जाम कब होगी, फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, बताइए कब क्या होगा। और मैं आप सवाल कर, जुलाई की घोषणा कर दी, जुलाई सेकंड एग्जाम कब होगी, जुलाई फर्स्ट ग्रेड कब होगी। आपने नवंबर में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की घोषणा की थी, पदों की संख्या मैं बता दूं 6000 पे फर्स्ट ग्रेड, 30,000 की बढ़ोतरी करी। नहीं, पहले वाले बजट क्या हुआ, बढ़ोतरी करने से क्या होगा? पेपर लीक माफिया का सीबीआई की जांच क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे आप? सीबीआई और आप सुनो, मुझे बताइए देश के किस राज्य के जरिए किसी परीक्षा की सीबीआई ने जांच की है? बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूं। यदि रफीक खान जी और क्या कांग्रेस का कोई नेता जवाब दे देगा, मैं बेरोजगार संघ छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, आप चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। हाँ, मैं दे रहा हूं। इससे पहले कितने मामलों की जांच सीबीआई ने की? दिसंबर 2019 में जैन डिग्री का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, एसआई का लीक है, एसओजी क्यों नहीं पकड़ पाई? पेपर कहां से लीक हुआ? इनका अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बग गया? आज तक पता चला पेपर कहां से लीक हुआ? मैं जवाब देता हूं। आज तक एसओजी विधानसभा में सवाल उठा, रीट के पेपर लीक से रिलेटेड विधानसभा में सवाल उठा, इन्होंने बहिष्कार किया, तुरंत प्रभाव से परीक्षा रद्द कर दी, इनके रिजल्ट रद्द करना समाधान नहीं है। सुनो, पूरा जवाब सुनो। क्या हुआ बताइए, उनका क्या हुआ? 3 साल रो रहे हैं आज। उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने वहां हंगामा कर दिया, फिर मांग करी कि 4 विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया और आज का निलंबन वापस ले लो। आप खुश हो, लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा बता दीजिए। आज आमिर खान जी के घर पे बैठे वो पैरा टीचर, कल आपके घर बैठेंगे वो, आपने नियमित करने का वादा किया था, वो बैठेंगे, आप तक पूछ रहे हैं। जवाब दूंगा हर बात का, हम जवाब भी लेंगे, युवा है जवाब भी लेंगे। 1.5 घंटे का समय फिक्स किया कि साहब इसके लिए डिबेट कर दो। डिबेट की, विधानसभा में डिबेट हुई, विधानसभा में डिबेट हुई और ये निष्कर्ष निकला कि एसओजी जांच कर रही है, एसओजी बहुत अच्छी जांच कर रही है। सारे विधायकों ने सारे विधायकों ने लाइन से ये बोला कि एसओजी बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर ये कैसे कह रहे हैं? जब राजेंद्र राठौड़ में मुकदमा था तो राजेंद्र राठौड़ जी ने ये कहा। रामपाल जाट जी, देखिए किसानों पर फोकस तो है, हालांकि बहुत सी अलग बातें हैं कि कहा गया था 2018 के अंदर के 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, वो कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता। राजस्थान एक पहल की कि कृषि बजट अलग से लेकर आते हैं और उसमें जितनी किसानों को राहत दी जा सकती है राहत देने की कोशिश करते हैं। बहुत सी उम्मीदें हो सकती हैं जो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक सवाल मेरा था कि जिस तरीके से इस बजट से पहले किसानों की जमीन नीलाम हो रही थी, उसके बाद एक उम्मीद जग रही थी कि शायद निजी सेक्टर से जो लोन है उसको भी माफ कर दिया जाएगा। क्या ये उम्मीद किसान भी लगाकर बैठे थे? ब्रजेंद्र जी, यही मैंने कहा कि हमारे 2 मुद्दे प्रमुख थे, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। और ऋण मुक्ति में हमने ऋण माफी नहीं कही,
ऋण माफी तो हमने ये कहा कि जो इन्होंने वायदा किया ऋण माफी का उसको पूरा करें, और ऋण मुक्ति का हमने इसलिए कहा, ऋण माफी कोई उपचार नहीं है, समाधान नहीं है। हमने कहा हमें तो उपजों का दाम दो, हम तो ऋणदाता खुद ही बन जाएंगे। इसलिए जो आपने ऋण माफी की बात की वो आपको पूरा करना चाहिए। तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इसके लिए हम तो चाहेंगे, आज इस पर बोला नहीं गया, इस पर यदि बोलते तो हमें अच्छा लगता। यदि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर बोलते बजट में कि हम किसानों का जो ऋण है, जो हमने वायदा किया है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का बच गया, उसको हम माफ कराएंगे। तो हम 7 करोड़ लोगों की ओर से बोल रहे हैं, कोई अकेले हो क्या आप? तो 7 करोड़ का प्रतिनिधि हो, उस दमदारी से यदि बोला जाता तो किसानों को अच्छा लगता, लेकिन उसकी चर्चा ही नहीं है। ठीक है रफीकांत जी, जवाब दीजिए सर, क्योंकि मुझे ध्यान है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा एसबीआई और बाकी बैंकों के साथ बैठक की थी और समाधान निकालने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार को गुहार लगाई कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज है, अगर आप संपूर्ण नहीं दे सकते तो जो परसेंटेज आप हमारे को बताना चाहते हो, कुछ हम कर देते हैं, कुछ आप कर दो, लेकिन इनका पूरा कर्ज माफ करो। अरे भाई, 3 बार बजट में है क्या चर्चा? 3 बार चिट्ठियां तो बजट की बात हो रही है ना, ये जो बजट में चर्चा है क्या रफीक साहब? यदि बजट में चर्चा नहीं है, रफीक खान जी प्रवक्ता भी ये सही है, लेकिन बजट की जब बात कर रहे हैं ना, तो अपना उन्होंने बाहर क्या कहा, अंग था, बाहर की हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं आज के बजट की। आज की बजट में उसकी चर्चा नहीं है, उसकी चर्चा होती तो अच्छा लगता है। उस काम को शुरुआत कर दी, चर्चा ही नहीं की। जो नेशनलाइज बैंकें हैं, नेशनलाइज बैंकों का कर्ज है, भाई ये तो हम सब समझते हैं। चोखो बोलो, अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा बोलो। केंद्र सरकार अगर चाहती तो हम कंट्रीब्यूट करते, कंधे से कंधा मिला के, बजट राज्य का, कंधे से कंधा मिला के कंट्रीब्यूट करते। राज्य सरकार के जो हाथ में था वो राज्य सरकार ने किया। राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रफीकांत जी, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है रफीकांत जी। 19 दिसंबर 2018 सरकार बनने के अगले ही दिन एक पत्र जारी किया गया था, सचिव थे डीबी गुप्ता, उन्होंने सिग्नेचर भी किए थे। उस पर बाकायदा ये लिखा हुआ था कि हाँ, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक, बाकी बैंक, सहकारी बैंक और ये बैंक, उन सबका कर्ज माफ किया जाएगा। और ये था सर, उसको 3 साल से ज्यादा हुए हैं, सच्चाई है। देखिए, जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंकें थी उनकी पूरी डिटेल बना के हम जब सत्ता में आए तो करीब 6,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए का तो हमने उन कर्जों का भुगतान किया जो पिछले टेन्योर का था जी, और जो पिछले अनाउंसमेंट का पार्ट था। ये खाली 2,000 करोड़ की घोषणाओं को माफ करके और आगे चले गए, 50,000 तक की सीमा रख दी, उसमें पेंडिंग रह गई। हमने 8,000 करोड़ रुपए तो हमने वो पे किए और 6,000 करोड़ रुपए हमने हमारे उसमें पे किए। 14,000 करोड़ की कमी बस हमने किए। ठीक है रफीकांत जी, मेरे पास वक्त की कमी, मुझे बताइए 3,54,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट पेश किया गया है, क्या ये 2022-23 के अंदर 100% एग्जीक्यूट होगा? कितने परसेंट एग्जीक्यूट होगा? देखिए, बजट घोषणा 100% एग्जीक्यूट होती है। किन्हीं कारणों से किसी चीज में अगर कोई कॉम्प्लिकेसी आ जाती है तो वो चीजें रुकती है जी। पिछला समय जो सभी लोग जान रहे हैं इस बात को कि पिछला जो 2 साल गए हैं, उन 2 सालों में जब किसी भी देश में किसी भी जगह कोई महामारी आ जाती है और जान बचाने की प्रायोरिटी, हेल्थ सेक्टर की प्रायोरिटी सबसे पहली हो जाती है, मैं ये कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार के हर आदमी ने इस तरीके से एग्जीक्यूट किया कि पूरे राजस्थान को पहला स्थान मिला। चाहे कोविड से निपटना हो, चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, चाहे रफीकांत जी, ठीक है, तैयारी करके रफीकांत जी, मैं जानना चाह रहा हूं, जब हम फरवरी 2023 में यहाँ बैठे होंगे, क्या आप ये कह पाएंगे कि जितनी घोषणाएं हमने की थी वो सारी पूरी हो गई? 2023 में बुलाना मेरे को, फरवरी 2023 में बुलाना मेरे को जी, और मैं एक बात का जवाब दूंगा और ये बताऊंगा कि ये घोषणा और ये पूरी, ये घोषणा और ये पूरी। मेरा रफीकांत जी से एक सवाल है, मेरा रफीकांत जी से एक सवाल है, एक सवाल है मेरा रफीकांत जी से, क्या राजस्थान की रेवेन्यू और बजट घोषणाएं मैच कर रही है? नहीं धीरेन्द्र, वो तो मुझे लगता है कि आप इतिहास उठाकर देख लेंगे, कभी मैच नहीं करेगी। कोई ऐसे नहीं होता कि कोई मैजिक बना देवे, डाटा बनते हैं, क्या रेवेन्यू आएगी, क्या रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्चुअल में आएगी, सारी चीजें एक सर्टेन बेस के ऊपर आधारित है। कोई ऐसे हवा में बातें नहीं करता है कि भाई किसी आदमी ने डाटा बना के दे दिया। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल कर दूं सर, अगर मैं गलत नहीं तो राजस्थान के इतिहास में अभी तक रेवेन्यू एक साल का 1,47,000 करोड़ से ऊपर कभी नहीं आया सर।
अगर मैं गलत नहीं तो सर, और 3,54,000 करोड़ का बजट है। हालांकि आप मानकर चल सकते हैं कि कर्जा लिया जा सकता है, 4,34,000 करोड़ का पहले से कर्जा है, 2 लाख और ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्याज देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, 3,54,000 करोड़ का बजट है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के बजट प्रस्तुत किया है। मेरे को अभी लोगों ने पूछा, ऐसे ही जादूगर नहीं कहते मुख्यमंत्री को, जादूगर है और इसमें भी जादू चलेगा और एक एक स्कीम इंप्लीमेंटेशन होगी, एक एक स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। धीरेन्द्र, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इस बजट को हर कोई सराहा तो रहा है क्योंकि उम्मीदों का बजट तो कहा जा सकता है, उम्मीदें 1 साल में पूरी हो, 5 साल में पूरी हो, क्योंकि जब मैं इस बजट को पढ़ रहा था और सुन रहा था मुख्यमंत्री को, इसमें बहुत कम ऐसी चीजें हैं कि अगर सरकार रिपीट होती है, सरकार बदलती है, इसमें से कट कुछ नहीं सकता है, एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि 1 साल में एग्जीक्यूशन हो सकता है, सरकार के पास लगभग 1.5 साल है, वो एग्जीक्यूट कर देगी। बजट की जो घोषणाएं थी उसका मैं सहर्ष स्वागत करता हूं, हमारे फेडरेशन की तरफ से मैं बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने जो मांगे रखी उससे भी कहीं आगे मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय रफीक खान जी से निवेदन करता हूं कि बजट की सुनिश्चितता भी तय की जाए कि बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। जो बजट दिया गया है उसमें सर वो तो आप सुनिश्चित कर चुके हैं, खासकर पर्यटन बजट की सुनिश्चितता की जाए। संजय जोशी जी, पर्यटन बजट की सुनिश्चितता की जाए। इस बजट को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, बजट में किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा गया है, लेकिन उस सेक्टर को कितना 1 साल में मिलेगा, अगले 4 साल में इस बजट के जरिए मिलेगा, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि अगर ये 1,000 करोड़ की घोषणा हुई है, अगर इनको सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने की अभी से कोशिश करें और इसका अगर आधा भी कर देंगे तो भी मुझे लगता है कि पर्यटन को बहुत फायदा होगा। उपेन, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। फाइनल कमेंट यही है कि 1 लाख तो यह है, 62,000 वो है, 19,000 वो है, इन सबका कैलेंडर जारी कर दे, बाहर राज्य का कोटा कम कर राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, गैर जमानती कानून लाए और मगरमच्छों को जेल में डाला जाए और समय पर रोजगार दे दिएगा तो सरकार रिपीट हो जाएगी। जो कहता है नहीं, अभी कहां हुआ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नहीं जारी हुआ, रीट का नहीं जारी हुआ, और अब 1 लाख का भी कैलेंडर जारी करे, कर दीजिए फरवरी मार्च तक। क्या इसकी एग्जाम अब होगी, परिणाम अब होगा, ज्वाइनिंग होगी, बाहर राज्यों का कोटा कम होगा, अब कानून लेके आ रहे, जेल में मगरमच्छ जाएंगे, सीबीआई से जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वापस सरकार हम लेके आएंगे सत्ता में। अच्छा ये बताइए, घोषणाएं कैसी लगी? घोषणाएं तो शानदार है, लेकिन इन मास्टर स्ट्रोक एक चीज बताऊं आपको, देखो कर्मचारियों के लिए मास्टर स्ट्रोक है, विपक्ष को इसका बड़ा सदमा लगा होगा, बड़ा है, लेकिन ये जरूर है स्ट्रोक दिया था इनको, नहीं, लेकिन ये जरूर है कर्मचारियों की वजह से आ रहे हैं ये, तब विश्वास करेंगे इसका कैलेंडर जारी हो, समय पे रोजगार मिलेगा तो युवा साथ आएगा। उम्मीद तो की जा सकती है, अभी तो साल के अंत में अगर हम चीजों को लेकर बात करें तो फिर भी क्वेश्चन हो सकता है। 62,000 पदों के लिए परीक्षा की दिनांक इसी बजट में तय कर दी है। जो लेकिन सेकंड एग्जाम होगी कि नहीं होगी, इसी में तय कर दी है। सेकंड एग्जाम कब होगी, अरे सब फर्स्ट ग्रेड कब होगी, लेकिन आपसे पूछ के थोड़ी होगी, आप नहीं पता है, सब होगी। अभी तो आप यहाँ पूछ लोगे, मैं बता दूंगा, थोड़ी होगी। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत भी नहीं हुई है, जुलाई से शुरू होगी। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, इस बजट को लेकर आप 10 में से कितने नंबर देंगे? सिर्फ बजट को लेकर, एग्जीक्यूशन पर बात ही नहीं हो रही, एग्जीक्यूशन के बाद 1 साल के बाद होगी। सर ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट है, किसान बजट बोला जा रहा है, कृषि बजट बोला जा रहा है। इस बजट में पूरे इंडस्ट्री को इसका ध्यान में रख के किया गया है, चाहे हम टूरिज्म को ले लें, चाहे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें या एमएसएमई को ले लें या किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, हर चीज़ में यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ एज ए बिजनेसमैन, इस बजट से हमारे राजस्थान का भविष्य चमकेगा। धन्यवाद। यश जी, सर क्लोजिंग कमेंट ले लेंगे आपसे, ठीक है यश जी। समय आप ले रहे हैं, माइक वास्तव में जैसे एक अद्भुत है, कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वैसे हमेशा ही सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो वापस लागू होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लड़ाई आज की तारीख में यही थी जो इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर रखी थी। उससे कर्मचारियों में एक ये था कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, लेकिन इन्होंने जो ये पुरानी पेंशन स्कीम वापस स्टार्ट करी है उसके लिए तहे दिल से सभी कर्मचारी साथी सभी की तरफ से मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है रामपाल जाट जी, क्योंकि आप ही के साथ मैंने इस प्रोग्राम को शुरुआत की थी और किसान के बिना वाकई में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, और इस बजट के जरिए किसानों को मजबूत करने की जो भी कोशिश की गई, आप इस बजट को किसान के नजरिए से कैसे देखते हैं? और जो घोषणाएं की गई हैं सर, जो नहीं की गई उसकी बात ही नहीं, जो घोषणाएं की गई हैं अगर वो 100% एग्जीक्यूट होती है किसानों को फायदा होगा? प्रचलन में घोषणाएं, पहले की घोषणाएं थी, अब की घोषणाएं, ये तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन हम जो चाहते थे, हम ये चाहते थे
लीक छोड़ तीनों चले, शायर, सिंह और सपूत, तो हम तो उनमें देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, जी। तो वो नहीं दिखाई दिए। ठीक है, फाइनल कमेंट में आपसे थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। ये मुख्यमंत्री जी का चलिए सर, लास्ट कमेंट। इसी शायरी के साथ मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी और इसी के साथ रफीक खान जी ने इस प्रोग्राम को क्लोज किया है। सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट को लेकर मंथन करते रहिए क्योंकि घोषणाएं बहुत ज्यादा की गई हैं। वो घोषणाएं अगर पूरी हुई तो मानकर चलिए राजस्थान एक स्वर्णिम दौर में जाएगा जहां बहुत कुछ रहेगा। शुक्रिया।